नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साहित्य शास्त्र में टी.एस. इलियट का जो दूसरा सिद्धांत दिया है, परंपरा की अवधारणा, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साहित्य शास्त्र का जो दूसरा सिद्धांत टी.एस. इलियट द्वारा लिखित परंपरा की अवधारणा, इसको देखते हैं। टी.एस. इलियट ने जिस समय लेखन आरंभ किया था उस समय अंग्रेजी काव्य रासोन्मुख था और आलोचना दिशाहीन। 19वीं शताब्दी में रोमानी कवियों ने कवि को वैयक्तिक जो भावना, वैयक्तिकता और कल्पना को महत्व दिया था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने साहित्य से अधिक संस्कृति की ओर ध्यान दिया था। वॉल्टर पेटर ने ऑक्सरवाइड कला के लिए कहकर अतिवादी भंगिमा को अपनाया था। इन प्रचलित पद्धतियों में कवि की प्रधानता और कृति की गौणता थी। इसलिए इलियट ने कहा, सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परीक्षण का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। ये पंक्तियां याद रखनी है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परीक्षण का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। अब इस पूरी क्षति में जो वैयक्तिकवाद को चुनौती देते हुए उन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत अर्पण किया, वस्तुनिष्ठ सिद्धांत उन्होंने लोगों को अर्पित किया। फिर उन्होंने जो एक लेख लिखा था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक एक लेख में उन्होंने रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता को जो बदलते परंपरा का महत्व स्थापित किया तथा परंपरा के अंतर्गत निर्वैयक्तिक और वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित उन्होंने की है। अब परंपरा की जो उनकी अवधारणा है उसको हम देखेंगे। इलियट ने संस्कृति का अर्थ या संबंध पूरे समाज को जीवित पदचिन्ह से जोड़ते हुए उसे एक जीवंत रूप में प्रस्तुत या स्वीकार किया है, जिसमें धर्म भी है, संस्कृति। ऐसी धारणा से इलियट की परंपरा की धारणा भी विकसित हुई है। अब परंपरा की उन्होंने एक व्याख्या दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि परंपरा पूर्णता अथवा प्रधानता भी कतिपय मध्याह्न विश्वासों का एक परीक्षण नहीं है। विश्वास तो परंपरा के निर्माण क्रम में रूप ग्रहण करते हैं। परंपरा से वे सभी आभासी क्रियाएं, प्रथाएं, आचार अभिप्रेत है जिनमें महत्वपूर्ण धार्मिक तो है, तो वहां से लेकर किसी अपरिचित के अभिवादन की औपचारिकता या औपचारिक रीति तक सम्मिलित है और जो एक ही स्थान में रहने वाले एक ही लोगों को रक्त संबंध में द्योतित करते हैं। अब इलियट की दृष्टि में परंपरा जीवित संस्कृति का अंश है जो अतीत से दाय के रूप में प्राप्त होता है और होकर वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य का दिशा निर्देश करती है। तात्पर्य की निर्जीव या अनुपयोगी अतीत परंपरा नहीं, परंपरा अविच्छिन्न प्रवाह है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य परस्पर संबंध है। परंपरा का यह सूत्र इलियट के लेखन में सर्वथा अनुचित है। अब इलियट का कहना है कि प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक प्रज्ञा की अपनी सृजनात्मकता ही नहीं होती बल्कि अपने आलोचनात्मक मनोवृत्ति ही हुआ करती है। अब जिसमें उसकी विशेषताएं प्रतिफलित रहती है। कुछ भी पढ़ते, देखते या सुनते समय उसके गुणों, दोषों का मान मन में सहज भाव से होता चलता है। कभी कभी उसे अभिव्यक्त भी करते हैं हम, कभी नई आलोचना तो सांस की तरह नैसर्गिक किया करते हैं। कवि भी लिखते समय इसी मनोवर्ती से युक्त होकर लिखता है। इसीलिए वैयक्तिक प्रज्ञा भी परंपरा से असंबंध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं, जैसे किसी भी भारतीय रचनाकार में भारतीयता का अंश। अब परंपरा से जुड़ा रहकर भी कवि अपनी वैयक्तिक क्षमता को अधिक सफलता तथा रमणीयता से उजागर कर सकता है। तुलसीदास या प्रसाद का अगर उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, तुलसीदास के सामने राम काव्य की एक लंबी श्रृंखला थी जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिया, किंतु उनके काव्य उत्कर्ष पर आँच नहीं आई। प्रसाद की कामायनी में प्रावैतिक इतिहास है जो युग से लेकर आधुनिक युग के भारतीय मनीषा का जो उन्माश प्रतिफलित होता है। फिर भी इस युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य कहा जाता है प्रसाद की कामायनी को। अब तात्पर्य यह है कि जो वैयक्तिक प्रज्ञा के जो
प्रस्फुटन में परंपरा बाधक नहीं बल्कि साधक और सहायक होती है, परंतु परंपरा के प्रति आसक्ति का अंधा अनुकरण नहीं है, बल्कि परंपरा की प्राप्ति कठोर परिश्रम से होती है। उसके लिए इतिहास बोध की आवश्यकता है। इतिहास बोध का अर्थ है अतीत के अति तत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगमन है। परंपरा के शाश्वत और सनातन तत्व की पहचान कराता है इतिहास बोध है। जो जीवित अतीत की पहचान इतिहास बोध की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इसलिए किसी कवि या कलाकार की पूर्ण सार्थकता केवल अपने आप में नहीं होती, बल्कि दिवंगत कवियों और कलाकारों की सापेक्षता में होती है। जब कोई नई महत्वपूर्ण कलाकृति प्रस्तुत की जाती है तो स्पष्ट है कि कलाकृति की व्यवस्था में एक नया तत्व शामिल हुआ है, जिससे वह व्यवस्था प्रभावित होती है। उस पूरी व्यवस्था में इस नई कृति का स्थान निर्धारित होने का अर्थ है कि पूरी व्यवस्था में ही परिवर्तन, क्योंकि यह व्यवस्था सभी कलाकृतियों के पारस्परिक संबंधों से निर्मित होती है। अब जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना, सूर, तुलसी, इनकी जो मान्यताएं आदि कवियों को अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। अब इलियड ने परंपरा के संदर्भ में भी कवि के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि कवि का व्यक्तित्व तो ऐसा और पूर्ण माध्यम है जिसमें विशिष्ट या विभिन्न संवेदन या स्वच्छंदता पूर्वक नए रूप में संयोजित हो सकता है। अब इसके लिए इलियट ने एक उत्प्रेरक का जो दृष्टांत दिया है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कक्ष में यदि प्लैटिनम डाल दिया जाए तो मिलकर सल्फरस एसिड बन जाता है। यह संयोजन प्लैटिनम के रहने पर ही होता है, किंतु नवनिर्मित सल्फरस एसिड में न तो प्लैटिनम का कोई चिन्ह दिखाई देता है, न ही प्लैटिनम पर जो पूर्णतम दोनों गैसों का कोई प्रभाव पड़ता है। वह प्लैटिनम जो का त्यो निष्कर्ष या तटस्थ तथा अपरिवर्तित रहता है। कवि का मन प्लैटिनम का तार है। उसके संपर्क से विभिन्न अनुभूतियां, संवेदन या भाव नए से नया रूप धारण करते हैं, किंतु वह स्वयं से उनसे सर्वथा अप्रभावित रहता है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। अतीत उसके स्वानुभव, संवेदनों या भाव से काव्य में अभिव्यक्त संवेदन भाव के पूर्णता को आत्मसात करके उन्हें बिल्कुल नए रूप से ढाल देता है। अब उसके प्रतिफूल या अप्रौढ़ कवि अपने ही भावों को जो वाणी देने का प्रयास करता है, फलस्वरूप उसका काव्य घटिया हो जाता है। अब ये जो मत है इलियट का है, और इलियट ने जैसे कहा है कि जो अनुभवी कवि होता है उसके काव्य में उतनी ही संवेदना भाव अभिव्यक्त अच्छी तरह होते हैं। अब इलियट जो कलाजन्य अनुभूति और अकलाजन्य अनुभूतियों में फर्क नहीं कर पाए हैं। सर्वजन्य जो क्षण है पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि कविता मन का ऐसा पात्र है जिसमें है आनंद, संवेदन, वाक्यखंड, बिंब आदि संचित रहते हैं, और वे तब तक उसमें वैसे ही पड़े रहते हैं जब तक सृजन का क्षण नहीं आता। अब सृजन के क्षण में वे अपना स्वरूप त्याग कर और नए रूप में संयोजित होकर कला का रूप धारण कर लेते हैं। कवि के जो व्यक्तित्व की बात बेईमानी होती है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी है। वह जो अभिव्यक्ति एक माध्यम मात्र है। व्यक्तिगत जीवन में कवि के भाव साधारण, स्थूल या सपाट हो सकते हैं, किंतु काव्य में उनका कोई स्थान नहीं है। जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कवि के जीवन में बिल्कुल तुच्छ हो सकते हैं। कवि के रूप में वह साधारण भावों को असाधारण रूप में देता है। व्यक्तिगत जीवन में कवि के भाव साधारण या स्थूल या सपाट होते हैं, परंतु काव्य में वे जटिल बन जाते हैं। यदि निर्वैयक्तिकता की धारणा है, जितना ही अधिक कलाकार पूर्ण होता है, उसी अनुवाद में या उसके सृजनात्मक जो साहित्य में एक में नया उसके व्यक्तित्व के बीच अलगाव पैदा होता है, और तभी उतनी ही पूर्णता से वह मस्तिष्क उन भावों को बचाकर तत्वांतरण करने में सक्षम होता है। अब जो उसकी रचना की वस्तु है,
अब इस जो विवेचन से हम ये स्पष्ट कर पाते हैं कि इलियट कवि व्यक्तित्व और रचनाकार के व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। रचना कलाकार रचना के समय अपने मूल व्यक्ति से अपने आप अलग हो जाता है। अब निर्व्यक्तिकता का होना रचना की पहली और अंतिम शर्त है, ऐसा इसका मानना है इलियट का। अब इसमें से जो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं उसमें से कहा जाता है कि परंपरा ऐतिहासिक वैध है, परंपरा प्राचीन साहित्य का वैद्य है, परंपरा का जो संबंध है संस्कृति से है, परंपरा गतिशील चेतना है, परंपरा की मौलिकता, परंपरा का कृतित्व का मूल्यांकन, परंपरा अतीत और जो वर्तमान का बिंदु है। ठीक है, ये बातें इस परंपरा की अवधारणा में टी.एस. इलियट ने स्पष्ट की है। धन्यवाद।